हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका बिल्डिंग यानी कि भवन। भवन के हम आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कवर कराएंगे। इसमें आपका लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है पूरा बिल्डिंग का, यानी कि उसमें क्या क्या आपको शो होता है और क्या क्या आपको दिखाना होता है, कितने पार्ट्स आपको दिखाने होते हैं बिल्डिंग्स के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये आपका आता है। प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम एक ईयर छोड़कर काफी काफी बार आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग का यानी कि बिल्डिंग्स के पार्ट कितने होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियर ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए और वहां पर हम आपका कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग का। और बिल्डिंग ड्राइंग हम आपको वो एक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियर को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऐसे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यानी कि ये है आपका पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे, आवासीय भवन। कैसा आवासीय भवन, आपको आवासीय की जगह रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी दे सकता है। ठीक है, आवासीय भवन के निर्माण भागों की सूची बनाइए। क्या, किसकी, निर्माण भाग। यानी कि जब हम कोई आवासीय भवन बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हमारे निर्माण भाग क्या क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो उसकी आपको सूची बनानी है। कि सूची बनाइए तथा उनकी परिभाषाएं लिखिए। आपको क्या, उनकी परिभाषा भी लिख के दिखानी है। ठीक है, तो देखो जो मैं यहाँ पर आपको लिख कर दूंगा, जो मैं परिभाषा यहाँ पर लिख रहा है, आप इनको नोट करते जाइएगा। पूरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा और आपको एक एक चीज पूरे अच्छी तरीके से हम डिस्क्राइब यहाँ पर करेंगे। और ये प्रॉपर रूप से नोट्स आप बनाते जाइए, आपको बिल्कुल भी कुछ भी कहीं से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ सेम ऐसे लिखते जाइए और समझते जाइए कि आपको कैसे याद रखना है, कि क्वेश्चन को आप कैसे याद करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। देखो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है पूरा बिल्डिंग का। बिल्डिंग की हमने एक वॉल ले ली, बस उस वॉल में क्या क्या चीज आपकी लगती है वो सारी चीज हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की है। देखो आपकी कोई बिल्डिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है, पीसीसी से। कहां से, पीसीसी आप घेरते हो सबसे पहले, जिसमें हम क्या, प्लेन सीमेंट कंक्रीट आप सबसे पहले घेरते हो। आप एक क्या बनाते हो, कंक्रीट ब्लॉक बनाते हो। क्या बनाते हो, कंक्रीट ब्लॉक। सबसे पहले आप बनाते हो कंक्रीट ब्लॉक। कोई भी बिल्डिंग तैयार करने के लिए आप जो नींव बनाने के लिए सबसे पहले क्या, सीसी घेरते हो, तो उसमें हम क्या घेरते हैं, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट घेरते हैं। तो ये आपका क्या है, कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक, ये आपका कंक्रीट ब्लॉक है। सबसे पहले आपने कंक्रीट ब्लॉक घेरा। कंक्रीट ब्लॉक करने के बाद आपने ईंटों के खसके बनाए। ये किसके खसके, ईंट के, ईंटों के खसके, ईंटों के खसके। तो आपने सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंक्रीट ब्लॉक बनाएंगे नीचे। ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक आप ऐसे बनाते कि आप प्लेन कर दें, किसको, जो आप फाउंडेशन बनाओगे यानी कि नींव बनाओगे। फिर उसके बाद आप ईंटों के खसके लगाएंगे, ईंटों के खसके लगाएंगे और आप कहीं ग्राउंड लेवल आपका होगा, क्या होगा, ग्राउंड लेवल। ये आपका क्या है, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है जीएल, इसको बोलते हैं हम ग्राउंड लेवल। क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल। ठीक है, यानी कि भूमि तल, भूमि तल। ये ग्राउंड लेवल कहां तक आता है आपका, जो आपकी नींव होती है। नींव जो होती है आपकी भूमि तल से नीचे, नींव क्या होती है आपकी भूमि तल से नीचे। कि हम कह सकते हैं कि नीचे बेस से लेकर, कंक्रीट ब्लॉक के बेस से लेकर ग्राउंड लेवल तक की ऊंचाई, कहां, नीचे बेस से लेकर ग्राउंड लेवल तक की ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, नींव बोलते हैं। सबसे पहले आप नींव ही तो तैयार करते हो किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी भवन को बनाने के लिए। सबसे पहले आप क्या बनाते हो, नींव बनाते हो, यानी कि फाउंडेशन। फाउंडेशन, सबसे पहले आप बनाते हो फाउंडेशन, नींव बनाते हो। और नींव कहां तक होती है, नींव हमेशा भूमि तल के नीचे होती है, किसके, ग्राउंड तल। तो आपको एक ग्राउंड लेवल देना होता है। क्या देना होता है, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के नीचे आपकी क्या बनती है, नींव बनती है, फाउंडेशन। अब देखो इस फाउंडेशन का कार्य क्या होता है। फाउंडेशन क्या होती है, जो आपकी पूरी बिल्डिंग का भार आता है, किसका, पूरी बिल्डिंग का जो भी भार होगा, पूरी बिल्डिंग के भार को, पूरी बिल्डिंग का भार किस पर जाएगा, आपकी
नींव पर जाएगा। किस पर जाएगा? पूरी बिल्डिंग का भार जाएगा आपका नींव का, नींव पर। और नींव नीचे क्या कर देती है? इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सब सोइल पर। नीचे क्या होगी? ये नीचे सब सोइल आपकी, नीचे आपकी क्या है? सब सोइल यानी कि अवमृदा। तो पूरी भूमि के भार को नींव क्या कर देती है? स्थानांतरित कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सब सोइल पर। ये नीचे क्या है आपकी? सब सोइल। नीचे है आपकी सब सोइल। सब सोइल मतलब अवमृदा, ठीक है, अवमृदा। सब सोइल क्या बोलते हैं? अवमृदा। अब पूरी बिल्डिंग का जो भार होगा वो किस पर जाएगा? नींव पर। और नींव क्या करती है? उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। किस पर? अपने ऊपर नहीं रखने की, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी नीचे सब सोइल पर। तो इसका कार्य होता है नींव का। नींव क्या होता है? नींव हमेशा ग्राउंड लेवल के नीचे बनाई जाती है। किसके? ग्राउंड लेवल के नीचे। ये परिभाषा है, ध्यान रखना। नींव हमेशा ग्राउंड लेवल के नीचे बनाई जाती है। और पूरी बिल्डिंग का भार यानी कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लिंथ लेवल से ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, आगे बताते चलेंगे। पूरी बिल्डिंग का जो भार है वो किस पर आता है? नींव पर ट्रांसफर होता है। नींव उसको किस पर ट्रांसफर कर देती है? नीचे सब सोइल पर ट्रांसफर कर देती है। ये कार्य होता है किसका? नींव का। नींव इसलिए बनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। नींव किस लिए बनाई जाती है? नींव बनाई जाती है जो आपकी पूरी बिल्डिंग का जो सुपर स्ट्रक्चर का भार होगा उसे नींव ट्रांसफर कर देती है नीचे सब सोइल पर, ठीक है। अब देखो हम यहां पर बात करते हैं नींव की। नींव की परिभाषा आपको लिखनी होगी। सबसे पहले क्या स्टार्ट? नीचे से ही तो स्टार्ट करेंगे, तो हम नींव से स्टार्ट करेंगे। तो नींव की परिभाषा देख लेते हैं। नींव क्या होता है? भवन का वह भाग, भवन का वह भाग जो जमीन तल, जमीन तल क्या होता है? भूमि तल। ग्राउंड लेवल का आप जमीन तल भी बोल सकते हो, भूमि तल भी बोल सकते हो, बात सेम है, ठीक है। जमीन तल से नीचे बनाया जाता है। किससे? जमीन तल से नीचे। भवन का वह भाग जो जमीन तल से नीचे बनाया जाता है। भवन का वह भाग जो ग्राउंड लेवल, यहां पर आप जमीन तल को क्या लिख सकते हो? ग्राउंड लेवल से लिख सकते हो। ग्राउंड लेवल, तल का मतलब लेवल। तो भवन का वह भाग जो ग्राउंड लेवल या जमीन तल से नीचे बनाया जाता है, ठीक है। किससे नीचे बनाया जाता है? जमीन तल से नीचे बनाया जाता है, ठीक। एवं जिसका कार्य अधिसंरचना, एवं जिसका कार्य अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा आने वाले भार को, किसके? सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा आने वाले भार को नीचे स्थित सब सोइल पर स्थानांतरित करता है, नींव कहलाता है, ठीक है। ये क्या करता है? जिसका कार्य अधिसंरचना के द्वारा आने वाले भार। अधिसंरचना क्या होती है अब समझिए यहां पर, ठीक है। जो भी यहां पर पॉइंट आता जाएगा वो हम आपको समझाते जाएंगे। अब देखो यहां पर आया अधिसंरचना। अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लिंथ लेवल से ऊपर। ये क्या है आपका? पीएल। ये आपका क्या है? पीएल। प्लिंथ लेवल से ऊपर, प्लिंथ लेवल से ऊपर जो भी बिल्डिंग का भाग होगा, प्लिंथ लेवल से ऊपर जो भी बिल्डिंग का भार होगा ऊपर तक, ठीक है। कहां तक? ऊपर तक, आपके ऊपर टॉप, यहां तक बिल्कुल, ठीक है। यहां पर मैं शो कर देता हूं ऐसे, यहां तक का भार, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? अधिसंरचना। अधिसंरचना इसको बोलते हैं अधिसंरचना। किससे? प्लिंथ लेवल से ऊपर जो बिल्डिंग का पूरी हाइट होती है, प्लिंथ लेवल से ऊपर जितनी भी बिल्डिंग की हाइट होगी उसको हम क्या बोलते हैं? अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि सुपर स्ट्रक्चर के आने वाले सभी भार को, ठीक है, नींव क्या करती है? स्थानांतरित कर देती है सब सोइल पर। और इसी को क्या बोलते हैं? हम नींव बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ, ये टेक्निकल वर्ड है, आपको बिल्डिंग का कंप्लीट भार नहीं, आपको अधिसंरचना लिखना होगा, ठीक है। अधिसंरचना के सारे भार को किस पर स्थानांतरित कर देती है? नींव सब सोइल पर स्थानांतरित कर देती है, जो नीचे सब सोइल होती है। किससे? कंक्रीट ब्लॉक से नीचे की, ठीक है। तो देखो यहां पर एक बार और देख लेते हैं। नींव, नींव क्या होती है? भवन का वह भाग जो ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एवं जिसका कार्य अधिसंरचना, ये क्या है आपकी? अधिसंरचना। यहाँ प्लिंथ लेवल से लेकर टॉप तक अधिसंरचना के द्वारा आने वाले भार। अधिसंरचना का जितना भी भार होगा, ये जितना भी भार होगा किस पर गिरेगा? नींव पर गिरेगा, नींव पर गिरेगा, ठीक है। नीचे स्थित सबसोइल पर स्थानांतरित कर दिया। और नींव क्या करती है? इसे नीचे स्थित सबसोइल पर स्थानांतरित कर देती है, ठीक।
अब चलिए, अब हम बात करते हैं कुर्सी तल। कुर्सी तल प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल क्या होता है? प्लिंथ लेवल होता है आपका ग्राउंड लेवल से लेके फर्श तल। ये आपका क्या है? ये है आपका फर्श तल। ठीक है, ये क्या है आपका फर्श तल। ग्राउंड लेवल से लेकर फर्श तल तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी कि यहां से लेके यहां तक की हाइट, ग्राउंड लेवल से लेकर फर्श तल तक की हाइट को हम क्या बोलते हैं? प्लिंथ लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल यानी कि कुर्सी तल। कुर्सी तल। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? प्लिंथ लेवल बनाया क्यों जाता है, ये भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, प्लिंथ लेवल बनाया क्यों जाता है? देखो, ये ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल के बाद हमने कुछ हाइट उठाई फर्श तल तक, कुछ हाइट उठाई फर्श तल तक, जिसमें हम क्या करते थे? सोइल फिलिंग कर देते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं? इस पोर्शन में हम क्या करते हैं? सोइल फिलिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि भरा करते हैं। आपने देखा है ग्राउंड लेवल से ऊपर हम प्लिंथ लेवल बनाते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं? भरा करते हैं। भरा बोलते हैं जिसको हम, यानी कि सोइल फिलिंग करते हैं। तो इस पोर्शन में हम क्या करते हैं? सोइल फिलिंग करते हैं। क्या करते हैं यहां पर भाई? हम यहां पर हम करते हैं सोइल फिलिंग। ठीक, इस देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर हम करते हैं सोइल फिलिंग। सोइल फिलिंग यानी कि मिट्टी का भरा करते हैं हम यहां पर, सोइल फिलिंग करते हैं। प्लिंथ लेवल बनाने का पर्पज ये होता है कि आपके घर में कीड़े मकोड़े या बरसात का पानी ऊपर तक ना पहुंच पाए। कहां तक? फर्श तल तक ना पहुंच पाए। ठीक है, या दीवार में ना पहुंच पाए। क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है प्लिंथ लेवल बनाने का? प्लिंथ लेवल बनाने का कार्य होता है कि जो आपके घर में किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े या बरसात के पानी अंदर ना आ पाए, ये कार्य किसका होता है? कुर्सी तल का होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुर्सी तल की आपको इसी भाषा में लिखना भी है। इसी भाषा में लिखना भी है। कुर्सी तल क्या होता है? जमीन तल, ठीक है, भूमि तल से लेकर या ग्राउंड लेवल से लेकर फर्श तल तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को क्या बोलते हैं? कुर्सी तल बोलते हैं। इसका कार्य भवन के अंदर कीड़े मकोड़े या बरसात के पानी को ऊपर तक ना पहुंच पाए या इसमें दीवार में ना पहुंच पाए, ये कार्य किसका होता है? आपका कुर्सी तल का होता है। अब देखो कुर्सी तल समझते हैं। कुर्सी तल को बोलते हैं हम प्लिंथ लेवल। देख, ठीक है, ये क्या होता है? भूमि तल एवं फर्श तल के बीच, किसके? भूमि तल, ये भूमि तल है, और ये फर्श तल के बीच की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कुर्सी तल कहलाती है। क्या कहलाती है? कुर्सी तल कहलाती है। ठीक है, सबकी परिभाषा लिखनी है आपको। जितने भी ये पॉइंट है सबकी परिभाषा हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है, बस आपको नोट्स बनाते जाना है। ठीक, तो क्या बोला मैंने? ग्राउंड लेवल से लेकर फर्श तल तक की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? कुर्सी तल बोलते हैं। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य कीड़े मकोड़े या बरसात का पानी हमारे फर्श तल या इसमें वॉल पर ना पहुंच पाए। ठीक है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य भवन के अंदर कीड़े मकोड़े एवं वर्षा के पानी को भवन के अंदर आने से रोकना होता है। किसके? भवन के अंदर आने से रोकना होता है। किसका? प्लिंथ लेवल का कार्य। ठीक, तो ये कार्य ये थी आपकी परिभाषा प्लिंथ लेवल की। अगर आपको पूछ लिया जाए प्लिंथ लेवल किसको, देखो इसमें से जितनी भी डेफिनेशन में यहां पर लिखाऊंगा, यानी कि जितनी भी परिभाषा में यहां लिखाऊंगा, आपको टिप्पणी के रूप में भी अलग से पूछ लिया जाता है। कुर्सी तल किसको कहते हैं? फाउंडेशन किसको कहते हैं? तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कुर्सी तल लिख सकते हो। कुर्सी तल क्या होता है? भूमि तल से लेकर फर्श तल तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को क्या बोलते हैं? कुर्सी तल बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य या इसका मुख्य कार्य होता है कि घर के अंदर कीड़े मकोड़े या बरसात का पानी ना पहुंच पाए। ठीक है, या उसको रोकने के लिए। अब ये बात हो गई। अब हम चलते हैं, यहां पर हो गया। अब हम चलते हैं ये आपकी क्या है? डीपीसी। ये आपकी क्या है? डीपीसी। देखो मैंने यहां पर लगा रखी है, इसको बोलते हैं डीपीसी। डीपीसी होती है आपकी डैम प्रूफ कोर्स, सील रोक रद्दा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सील रोक रद्दा, डैम प्रूफ कोर्स, ये होती है डीपीसी। ठीक, तो डीपीसी हो गई, सील रोक रद्दा। अब देखो सील रोक रद्दा क्या होता है? ये हमेशा प्लिंथ लेवल के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, किसके ऊपर? हमेशा प्लिंथ लेवल के ऊपर या प्लिंथ लेवल के नीचे भी, यहां पर भी आप बना सकते हो। तो हम क्या प्लिंथ लेवल के ऊपर बनाएंगे? क्या प्लिंथ लेवल के ऊपर हमेशा क्या बनाई जाती है? डीपीसी बनाई जाती है। डीपीसी क्या होती है? पूरे प्लिंथ लेवल के
एरिया पर, वॉल का जो जितनी भी वॉल होगी आपकी, ठीक है, प्लिंथ लेवल जो उठा देते हो आप, पूरे घर की जितनी भी वॉल होगी उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, डीपीसी की एक परत डाल देते हैं। ठीक है, डीपीसी की परत डालने का मतलब क्या होता है, इसको इसकी यानी कि इसका नाम ही इसको प्रूव कर देता है। डीपीसी का मतलब होता है सील रोक रद्दा। ठीक है, प्लिंथ लेवल की जितनी भी वॉल होगी आपके पूरे घर की, पूरा घर आप जो बना रहे हो उसकी जितनी भी वॉल होगी उसके ऊपर हम क्या डालते हैं, डीपीसी डालते हैं। डीपीसी डालने का पर्पज होता है कि आपके नीचे से, जो नीचे से आने वाली वॉल की नमी है उसको ऊपर वॉल में ना पहुंच पाए। ठीक है, उसको रोकने के लिए, जो नमी होती है नमी को ऊपर ना पहुंच पाए उसको रोकने के लिए हम क्या डालते हैं, पूरे घर की सभी वॉल पर डीपीसी डालते हैं। ये होती है आपकी डीपीसी। अब देखो डीपीसी देख लेते हैं। डीपीसी क्या होती है, सील रोक रद्दा, डैम्प प्रूफ कोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डैम्प प्रूफ कोर्स। अब इसका ये क्या होता है, सारी दीवारों पर डालते हैं इस, और ये बनाई कहां की जाती है, तो सीमेंट कंक्रीट की या सील रोक मसाले हम प्रयोग कर लेते हैं। ये किसकी बनाई जाती है, तो सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाती है, या इसमें हम क्या प्रयोग कर लेते हैं, सील रोक मसाला मिक्स करके प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए यहां पर, कुर्सी तल के ऊपर, किसके, कुर्सी तल के ऊपर, ये आपका क्या है, कुर्सी तल। कुर्सी तल के ऊपर, कुर्सी तल के ऊपर सीमेंट कंक्रीट या सीलन रोक मसाले के प्रयोग से, किसके, सीलन रोक मसाले के प्रयोग से, कुर्सी तल के ऊपर सीमेंट कंक्रीट या सीलन रोक मसाले के प्रयोग से दीवार की पूरी चौड़ाई पर, दीवार की पूरी चौड़ाई पर, जो हमारे घर की सारी दीवारें होगी, जो आपने प्लिंथ लेवल तक दीवार उठाई है, दीवार की पूरी चौड़ाई पर आप क्या क्या पूरी चौड़ाई पर डाली परत, डाली परत को सील रोक रद्दा, सील रोक रद्दा कहलाता है। क्या कहलाता है, सील रोक रद्दा कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आप आगे लिख सकते हो, इसका मुख्य उद्देश्य होता है नीचे दीवार से आने वाली नमी को ऊपर तक ऊपर पहुंचने से रोकने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नीचे दीवार से आने वाली नमी को ऊपर पहुंचने से रोकने के लिए हम क्या बनाते हैं, सील रोक रद्दा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सील रोक रद्दा। अब देखो यहां पर आपके दरवाजे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखो ये जो मैंने सिंबल लगा रखा है ना, ये वॉल है, यहां पर देखो ये हैचिंग जो मैंने कर रखी है ये ब्रिक सिंबल होता है। ध्यान देना, ये जो मैंने हैचिंग ऐसे कर रखी है ये होते हैं ब्रिक सिंबल। तो यहां तक आपकी क्या है, ईंट की दीवार उठी हुई है, ईंट की दीवार उठने के बाद ये बीच में आपने सिंबल दिया है, ये है दरवाजा, दरवाजा, ये क्या है आपका दरवाजा। दरवाजे के ऊपर क्या आप डालते हो, दरवाजे के ऊपर जो ओपन एरिया होता है वॉल का उसमें डालते हो आप लिंटल, लिंटल क्या डालते हो, लिंटल डालते हो। तो ये है आपका लिंटल। और इस साइड में आपने ये जो निकाल रखी है इसको हम सन साइड बोलते हैं। तो आपने क्या डाला, लिंटल डाला। अब लिंटल क्या होता है, लिंटल होता है दीवारों के बीच का जो ओपन एरिया होता है उसको ढकने के लिए, उसको पाटने के लिए। ठीक है, दीवारों का जो ओपन एरिया होता है उसको ढकने के लिए या उसको पाटने के लिए आप क्या डालते हो, लिंटल डालते हो। ठीक है, दरवाजों के ऊपर क्या डालते हो, जब आप कोई दरवाजा बनाते हो या विंडो बनाते हो तो वहां पर आप वॉल का ओपन एरिया छोड़ देते हो, वॉल का ओपन एरिया छोड़ देते हो तो उसके ऊपर आप क्या डालते हो, उसके ऊपर जो आप डालते हो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंटल बोलते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं उसको, लिंटल। जो दरवाजों के ऊपर डाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंटल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दरवाजों के ऊपर जो ओपन एरिया होता है या दीवारों का जो ओपन एरिया होता है उसको पाटने के लिए, उसको ढकने के लिए आप क्या डालते हैं, लिंटल डालते हैं। ठीक, तो अब यहां पर देखिए लिंटल, लिंटल, लिंटल क्या होता है, दीवारों के खुले भाग, दीवारों के खुले भाग, यानी कि एक दीवार इधर एक दीवार इधर। भाई क्या होता है, आपकी एक वॉल तो है ये इस साइड और एक वॉल है आपकी इस साइड, दो वॉल है। ठीक है, दीवारों के खुले भाग को पाटने के लिए या ढकने के लिए, पाटने एवं ऊपर से आ रहे भारों को अवमृदा पर स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई क्षैतिज धरने लिंटल कहलाती है। ठीक है, क्या होता है कि जो ऊपर का लोड होगा वो कब बेयर आप कब स्थानांतरित कर पाएंगे, सब सोइल पर। भाई सारा वेट तो आपको किस पर स्थानांतरित करना है, सब सोइल पर। तो उसको स्थानांतरित करने के लिए दीवारों का जो ओपन खुला भाग है उसके ऊपर आप क्या डालेंगे, उसके ऊपर आप डालेंगे यहां पर लिंटल, यहां पर आप क्या डालेंगे, लिंटल डालेंगे, यहां पर आप लिंटल डालेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिंटल बोलते हैं। ठीक,
और इसके ऊपर अब आप क्या कोई भी लोड डालेंगे, यानी कि जितनी भी आप क्या वॉल तैयार करते जाएंगे तो वो इस भार को स्थानांतरित करेगा नीचे किस पर, सब सोइल पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा भी आपको याद रखनी है। लिंटल क्या होता है, दीवारों के खुले भाग को पाटने एवं ऊपर आ रहे एवं इसके ऊपर आ रहे, जो इसके ऊपर लिंटल के ऊपर भार आएगा एवं इसके ऊपर आ रहे भार को अवमृदा पर स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई क्षैतिज धरने क्या कहलाती है, लिंटल कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, मैं इसको यहां पर रब कर देता हूं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, भवन का नेक्स्ट पार्ट है आपका वॉल। क्या नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, वॉल, स्तंभ, खंबा एवं स्तंभ। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या लिया है, देखो कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें आपकी दीवार, खंबा और स्तंभ का जरूर प्रयोग किया जाता है। इनके बिना आप कोई भी क्या है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते। किनके, दीवार, खंबा या स्तंभ जिसको आप बोलते हैं, यानी कि वॉल्स, पिलर या कॉलम। ठीक है, इनके नाम जो होते हैं। अब देखो इनका कार्य क्या होता है, दीवार हो गई या कोई कॉलम हो गया या कोई पिलर हो गया, इनका क्या होता है कि छत को आधार प्रदान करता है। क्या कार्य करता है, छत को आधार प्रदान करती है। जो आप छत डालते हो, छत को आधार प्रदान कौन करती है, दीवार, खंबा या स्तंभ, यानी कि वॉल्स, पिलर और कॉलम का कार्य क्या होता है, दीवार का इनका जो कार्य होता है छत को आधार प्रदान करना। छत की ये क्या होती है, आधार होती है। छत को आधार प्रदान करने का कार्य इनका होता है। और छत पर आने वाले भार को, एक तो छत का भार, या छत के ऊपर आप कुछ भी वर्क कर रहे हो या ऊपर बिल्डिंग बना रहे हो या उसके ऊपर जो लाइव लोड आएगा बिल्डिंग ऊपर से ऊपर आप बना रहे हो, तो उस पर आने वाला जितना भी भार है उसको दीवार, वॉल यानी कि वॉल, पिलर और कॉलम की हेल्प से नीचे सब सोइल पर स्थानांतरित करने का कार्य करती है ये। ठीक है, यानी कि छत पर जो आने वाला भार है उसको इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सब सोइल पर उस भार को स्थानांतरित करवा देते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी दीवार। दीवार क्या होती है, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिखा है, हम आपको समझा देते हैं। पहले ये क्या होती है, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी भवन का सबसे मुख्य अंग होता है। ठीक है, ये क्या होती है, ये सभी भवन के मुख्य अंग होते हैं। ये सभी भवन के मुख्य क्या होते हैं, दीवार हो गया, खंबा हो गया एवं स्तंभ हो गया। ये क्या होते हैं, दीवार के सभी मुख्य अंग होते हैं। ये सभी दीवार के भवन के मुख्य अंग होते हैं। ये सभी क्या, भवन के मुख्य अंग होते हैं और ये छत को आधार प्रदान करते हैं। क्या, इनका कार्य छत को आधार प्रदान, किसको, छत को आधार प्रदान करना और छत के आने वाले भार को सब सोइल पर स्थानांतरित करने का कार्य होता है। ठीक है, इनका कार्य छत को आधार प्रदान करना, एक तो ये छत को आधार प्रदान करती है एवं छत से आने वाले भारों को, छत से जो आने वाला भार है उनको नीचे स्थित सब सोइल अवमृदा पर स्थानांतरित करना होता है। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, छत को आधार प्रदान करना। दीवार हो गई, दीवारों के ऊपर तो छत रखी जाएगी, या कॉलमों के ऊपर बीम डाल के तो छत रखी जाएगी भाई। ठीक है, ये तो आप समझते हैं ना, ये कॉलम हो गया, कॉलम के ऊपर आप बीम डालेंगे तब उसके ऊपर आप छत डालोगे, या आप डायरेक्ट दीवार खड़ी कर रहे हो तो दीवार के ऊपर आप छत डालोगे। तो ये दीवार को क्या आधार प्रदान करती, ये क्या छत को आधार प्रदान करती है और छत पर आने वाले भार को नीचे स्थित सबसोइल पर स्थानांतरित करती है। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है। और ये कैसी बनाई जाती है, ये ईंट की बनाई जाती है, पत्थर चिनाई की बनाई जा सकती है, या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की बनी हो सकती है। जो ये दीवारें होती है या कॉलम होते हैं या पिलर होते हैं आपके ईंट के या पत्थर चिनाई के या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूरे में जितनी भी है वॉल, जैसे ये वॉल दिखाई दे रही है, ये वॉल दिखाई दे रही है, कॉलम हम बना देते हैं ये। अब हम बात करते हैं इससे नीचे टोडा कोरबेल। टोडा क्या होता है, देखो ये मैंने क्या डाली है, छत डाली है, छत के नीचे मैंने यहां पर क्या दिखाया है, टोडा दिखाया है, टोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरबेल बोलते हैं। देखो टोडा कहां पर प्रयोग करते हैं, ये समझने की बात है। सभी आपको वॉल में टोडा नहीं मिलने का। ठीक है, यानी कि कोरबेल हम जिसको बोलते हैं, सभी दीवारों में आपको टोडा देखने के लिए नहीं मिलने का। बहुत ही माइनर केसेस होते हैं जहां पर आप टोडे का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी दीवार की मोटाई कम है, कोई भी दीवार आप बना रहे हो उसकी मोटाई क्या है, कम है, उसकी मोटाई कम होने की वजह से उस पर आपको भारी लोड के बीम रखने में परेशानी हो रही है। टोडा हम कहां पर प्रयोग करते हैं, ये समझिए। टोडा हम कहां पर प्रयोग करते हैं, कोरबेल कहां पर प्रयोग करते हैं, कोई भी वॉल है, वॉल की मोटाई कम है, वॉल की मोटाई कम होने की वजह से उस पर कोई आप हैवी बीम रखना चाह रहे हो, क्या रखना चाह रहे हो, हैवी बीम रखना चाह रहे हो। तो हैवी बीम रखने में जो परेशानी होती है उस परेशानी को खत्म करने के लिए हम टोडा का प्रयोग करते हैं। टोडा क्या होता है
कि आप नीचे से वॉल लेके जा रहे हो, नीचे से आप वॉल लेके जा रहे हो, तो इसके आंतरिक हिस्से में वॉल को नीचे से, वॉल के नीचे हम क्या करते हैं, 2-3 जो हम ब्रिक यूज कर रहे हैं उनके स्टेप बाहर निकालने शुरू कर देते हैं कि चौड़ाई बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उनके स्टेप बाहर निकालने शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है, एक खसका थोड़ा बाहर निकाला, फिर उससे अगला खसका थोड़ा और बाहर निकाला, फिर उससे अगला खसका और थोड़ा बाहर निकाला, तो हम क्या करते हैं कि कुछ खसके बाहर निकालने शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, टोड़ा बोलते हैं, कि हम नीचे बीम के नीचे चौड़ाई बढ़ा देते हैं। बीम के नीचे हम क्या कर देते हैं, चौड़ाई बढ़ा देते हैं, ईंट की या पत्थर का कोई टुकड़ा रख के उसकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं, उसके ऊपर फिर हम बीम रख देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोड़ा बोलते हैं। टोड़ा कहां प्रयोग किया जाता है, जब किसी दीवार की मोटाई कम होती है और उस पर हमें हैवी बीम रखने में परेशानी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, तो बीम के नीचे कुछ स्टेप हम बढ़ा देते हैं, ब्रिक्स के या कोई ईंट के उसका इसका स्टोन रख देते हैं, जिससे उसकी हम चौड़ाई बढ़ा देते हैं, फिर हम आराम से उसके ऊपर बीम को रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टोड़ा बोलते हैं, कोरबेल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप टोड़ा किसको बोलते हैं, तो देखिए टोड़ा, इसको हम कोरबेल बोलते हैं। क्या होता है, देखो, जब दीवार की मोटाई कम होती है, क्या होती है, जब दीवार की मोटाई कम होती है, तो भारी धरणों को रखने में परेशानी होती है। क्या होती है, तो भारी धरणों को रखने में परेशानी होती है, और इस परेशानी को हटाने के लिए हम दीवार की चौड़ाई बढ़ाते हैं, तो आंतरिक हिस्से को हम कुछ क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस परेशानी से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए एवं धरण को मजबूती देने के लिए दीवार की मोटाई आंतरिक हिस्से में, दीवार की जो मोटाई होती है, ये जो दीवार है इसकी आंतरिक हिस्से में मोटाई को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आंतरिक हिस्से में धरन के नीचे, इसके धरन के नीचे बढ़ा दी जाती है। किसके नीचे बढ़ा रहे हैं, धरन के, जो हम इसके ऊपर बीम रखेंगे उसके नीचे हम क्या कर देंगे, आंतरिक हिस्से में इसकी मोटाई को बढ़ा देंगे, ठीक। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, टोड़ा या कोरबेल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको। टोड़ा क्या होता है, अगर आपको टोड़ा अलग से भी पूछ लिया जाए, एक टिप्पणी में दे दे कि टोड़ा क्या होता है, तो आप आराम से लिखते हैं टोड़ा। टोड़ा क्या होता है, जहां पर दीवार की मोटाई कम होती है और उस पर भारी धरन धरने में हमें क्या होती है, समस्या, परेशानी होती है, तो इस परेशानी से बचने के लिए हम धरन के नीचे क्या दीवार की चौड़ाई को या मोटाई को बढ़ा देते हैं, ठीक, जिससे हमें धरन रखने में कोई परेशानी ना हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो हम धरन के नीचे चौड़ाई बढ़ाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टोड़ा बोलते हैं, ठीक। तो ये थी टोड़ा की बात। अब टोड़ा हो गया, अब देखो हम बात करते हैं छत। जैसे हमने यहाँ क्या रखी है, छत, ये क्या हमारी छत है, यानी कि हम इसको फर्स्ट फ्लोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर भी हमने एक फ्लोर दिखाया है, मैं इसको फर्स्ट फ्लोर भी बोल सकता हूँ। ये मेरी छत। देखो छत क्या होती है, छत आपको सीधी सी पता है, छत क्या होती है, जो किसी भी भवन में रहने वाले व्यक्ति को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए, भाई कोई भी भवन बनाया जाएगा उसमें कौन रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे, तो व्यक्तियों को वायुमंडलीय प्रभाव बहुत प्रकार के हो सकते हैं आपकी, जैसे आंधी, तूफान, बरसात, ठीक है, या अदरवाइज और भी बहुत सारे वायुमंडलीय प्रभाव होते हैं, तो उन सभी से बचाने के लिए किसका हम क्या करते हैं, छत का प्रयोग करते हैं। तो छत क्या होता है, छत हमारी होती है कि घरों में या भवनों में रहने वाले व्यक्तियों को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए हम छत बनाते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है, छत कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, आपने देखी होगी दो प्रकार की, एक तो होती है ढालू छत, एक होती है समतल छत। ढालू छत कहां प्रयोग की जाती है, ढालू छत मैदानी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है और जहां पर बरसात कम होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। समतल छत कहां प्रयोग की जाती है, समतल छत प्रयोग की जाती है मैदानी क्षेत्रों में, और जहां पर बरसात कम होती है वहां पर समतल छत प्रयोग की जाती है, ठीक है। और समतल छत का एंगल हमेशा 10 डिग्री से कम होना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। समतल छत का जो एंगल होना चाहिए 10 डिग्री से कम होना चाहिए। और ढालू छत कहां पर प्रयोग की जाती है, जहां पर बारिश अधिक होती है या जहां पर आपकी बर्फ अधिक पड़ती है, ठीक, या पहाड़ी क्षेत्रों में हम किसका प्रयोग करते हैं, ढालू छत का प्रयोग करते हैं, ठीक। और इसका एंगल हमेशा 10 डिग्री से अधिक होता है, ठीक। तो छत के बारे में समझिए। छत इसको हम क्या बोलते हैं, रूफ। क्या है, भवनों में रहने वालों को, ठीक है, भवनों में रहने वालों को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए, किससे, वायुमंडलीय प्रभाव। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो वायुमंडलीय प्रभाव, जैसे बरसात, धूप, आंधी, तूफान एक्सेट्रा, ठीक, बचाने के लिए दीवारों के ऊपर डाले जाने वाले आवरण को, किसके, दीवारों के ऊपर डाले जाने वाले आवरण को
छत कहते हैं। ध्यान रखेंगे, परिभाषा ध्यान रखेंगे। और ये कितने, दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समतल छत, एक होता है आपका ढालू छत। अगर आपको अलग से छत की टिप्पणी लिखने के लिए बोली जाए तो आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है भवन में रहने वाले व्यक्तियों को वायुमंडलीय प्रभाव जैसे आंधी तूफान बरसात से बचाने के लिए दीवार के ऊपर डाले जाने वाले आवरण को छत कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक समतल छत, एक ढालू छत। अब आप क्या समतल छत के बारे में भी डिस्क्राइब कर दोगे। समतल छत वहां पर प्रयोग की जाती है, कहाँ, मैदानी क्षेत्रों में, और जहां पर बरसात कम होती है, ठीक है, और इसका एंगल हमेशा 10 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समतल छत बोलते हैं। ढालू छत, ढालू छत हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर बरसात अधिक होती है या हिमपात अधिक पड़ता है, बर्फ अधिक पड़ती है, वहां पर ढालू छत प्रयोग की जाती है, या सस्ते आवरण के लिए हम प्रयोग करते हैं ढालू छत का, और इसका एंगल हमेशा 10 डिग्री से अधिक होता है, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका छत के बारे में। अब देखो मैंने यहां पर लिखा है किंगरी रद्दा स्ट्रिंग कोर्स। किंगरी रद्दा क्या होता है, किंगरी रद्दा होता है आपका, किंगरी रद्दा क्या होता है, आपने सरकारी घर देखे होंगे, सरकारी घर देखे होंगे या पुराने घर देखे होंगे, तो उनमें क्या होता है कि जब आप छत डालते हो तो उसके नीचे वहां पर आप क्या करते हो, बाहरी एरिया में, दीवार के बाहरी एरिया में इतना हिस्सा बाहर निकाल देते हो, इतना हिस्सा आप बाहर निकाल देते हो। जब आप मल्टी स्टोरेज अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो वैसे तो कॉर्निस होता है एकदम दीवार के ऊपर, तो आप क्या करते हो, वहां पर क्या डाल देते हो, इतना हिस्सा बाहर निकाल देते हो, ईंट का ऐसा हिस्सा बाहर निकाल देते हो चारों ओर, ठीक है, तो उस हिस्से को ही किंगरी रद्दा बोलते हैं। जो आप वो रद्दा लगाते हो ना ईंट का जो रद्दा लगाते हो और आउटर साइड में थोड़ी सी दीवार आपने बाहर निकाल दी, तो उसी को किंगरी रद्दा बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कॉर्निस के नीचे। कॉर्निस क्या होता है, हमेशा आखिरी फ्लोर पर डाला जाता है कॉर्निस। कॉर्निस क्या होता है, अगर आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर दिखाया फिर सेकंड फ्लोर, तो जो आखिरी फ्लोर होगा उसके बाहर हम क्या बनाते हैं, कॉर्निस बनाते हैं। तो कॉर्निस के नीचे जो आप रद्दा निकालते हो दीवार से, बाहरी दीवार से बाहर में जो आप रद्दा निकालते हो उसको किंगरी रद्दा बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, दीवार को सुंदर दिखाने के लिए और साथ में दीवार की ऊंचाई का ज्ञान करने के लिए कि दीवार कितनी ऊंची है, तो हम उसको क्या, किंगरी रद्दा बोलते हैं। और ये होता कहाँ है, देखो ये रहा, ये हमारा क्या है, किंगरी रद्दा, किंगरी रद्दा, ठीक है, ये किंग स्ट्रिंग रद्दा होता है। अब देखो आप लिख सकते कैसे, आप लिख सकते हैं कॉर्निस के नीचे। कॉर्निस कहाँ होता है, कॉर्निस होता है आपके जो आपका आखिरी फ्लोर होगा, आखिरी फ्लोर के जो आप स्लेब डाल रहे हो, छत डाल रहे हो, उसके बिल्कुल आउटर साइड में बाहर की ओर, ये आपका कॉर्निस है, ये आपका क्या है, कॉर्निस सबसे टॉप पे है ना। अगर यहाँ पर ऊपर ना होता तो हम किंगरी रद्दे की जरूरत नहीं, कॉर्निस डालते, हम किंगरी रद्दा नहीं कॉर्निस डालते अगर हमारा एक ही फ्लोर होता है, मगर हमने दो फ्लोर दिखाए, ये स्ट्रिंग रद्दे भी दिखाने के चक्कर में, स्ट्रिंग रद्दे वगैरह कुछ चीजें दिखाने के लिए हमने आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर और इसके ऊपर एक फ्लोर और दिखाया है। ठीक है, तो क्या होता है, कॉर्निस के नीचे उचित ऊंचाई पर, कॉर्निस के नीचे उचित ऊंचाई पर दीवार से बाहर निकाला चिनाई का हिस्सा, दीवार से बाहर निकाला चिनाई का हिस्सा, दीवार है ये, दीवार से बाहर निकाला चिनाई का हिस्सा किंगरी रद्दा कहलाता है। क्या कहलाता है, किंगरी रद्दा कहलाता है। अब तो याद रहेगा किंगरी रद्दा किसको बोलते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है, भवन को सुंदर दिखना एवं दीवार की ऊंचाई का ज्ञान करना होता है। मैंने क्या बताया था, दीवार की ऊंचाई का ज्ञान आप कर सकते हो किंगरी रद्दे की हेल्प से, और थोड़ा सुंदर दिखने के लिए भी हम किंगरी रद्दा बना देते हैं। अगर आप एक ही फ्लोर है तो आप किंगरी रद्दा नहीं वहां पर दिखने के, डायरेक्ट कॉर्निस बना देते हैं, डायरेक्ट क्या बना देते हैं, कॉर्निस। इसलिए हम बोलते हैं कॉर्निस के नीचे, इसलिए हम बोलते हैं कॉर्निस के नीचे उचित ऊंचाई पर। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, इसलिए हम बोल देते हैं अगर आप कहीं फ्लोर दिखाएंगे तो कॉर्निस के नीचे उचित ऊंचाई पर दिखा देते हैं किंगरी रद्दा। अब देखो ये आपका हो गया। अब उसके बाद है आपकी ये सनसेड, ये देखो ये आपकी क्या है, विंडो, विंडो, यहां पर मैंने विंडो दिखाई है, विंडो दिखाई है। ठीक है, इनके बारे में हम लिख सकते हैं, दरवाजा का क्यों लगाते हैं, विंडो क्या लगाते हैं, बहुत सारे हैं, यानी कि ये बिल्डिंग के पार्ट है, आपके बिल्डिंग के पार्ट है, तो आप बहुत लिख सकते हैं, बट हम आपको ज्यादा ना दिखाएंगे, जो इंपोर्टेंट है और जो आपको पता होना चाहिए उनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो हम यहाँ पर बात करते हैं सनसेट, ये क्या होता है, धूप रोधक,
ये क्या होती है? धूप रोधक। धूप रोधक यानी कि सनशेड। ठीक है, धूप रोधक सनशेड। धूप रोधक कहां पर प्रयोग किए जाते हैं? दीवार के बाहर, घर की जो बाहरी दीवार होती है, घर के बाहरी दीवारों पर, घर के बाहरी दीवारों की जो विंडो या दरवाजे होंगे उनके ऊपर आप क्या लगाते हैं? सनशेड लगाते हैं, धूप वगैरह से बचाने के लिए। क्या बताया मैंने? दीवार के बाहरी हिस्से में, यानी कि जो आपका घर है, घर की जो बाहरी आउटर दीवार है, तो उन पर जो आप क्या बनाते हो? विंडो बनाते हो या उन पर आप डोर बनाते हो, तो उनके ऊपर आप क्या दिखा देते हो? सनशेड दिखा देते हो। बरसात से भी आपको बरसात से भी आपके विंडो को और आपके डोर को सुरक्षित रखती है, और धूप से भी सुरक्षित रखती है। कैसी? बाहरी दीवारों पर। कैसी? जो आपका घर होगा, घर की जो आउटर दीवार होगी, इंटरनल दीवार की बात नहीं हम कर रहे हैं कि अगर हम इंटरनल दीवार की विंडो पर या आप डोर पर क्या दिखाने लोगों? सनशेड। वहां दिखाने की जरूरत नहीं होती। कहां पर दिखाते हैं सनशेड? सनशेड दिखाते हैं जो आपकी बिल्डिंग होगी और बिल्डिंग की जो आउटर वॉल होगी, आउटर वॉल की जितनी भी आप आउटर वॉल में विंडो या डोर बनाओगे, तो उन पर आप क्या बना देते हो? सनशेड बना देते हो। और तो यही आपको इसमें लिखना होगा। ये क्या होता है? धूप रोधक। धूप रोधक मतलब सनशेड। सनशेड क्या होता है? भवन के बाहरी हिस्सों, भवन के बाहरी हिस्सों में मौजूद दरवाजे एवं खिड़कियों को वर्षा एवं धूप से बचाने के लिए बनाई गई संरचना धूप रोधक कहलाती है। बनाई गई संरचना धूप रोधक कहलाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट जैसा आपका कोर्निस हो गया, या आपकी कोपिंग हो गई, या पैरापिट हो गई, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं और नेक्स्ट जो टॉपिक है उन पर चलते हैं। चलिए भवन के नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। भवन के नेक्स्ट पार्ट आपके बस यहां पर हम खत्म कर देंगे, नहीं तो पार्ट तो बहुत ज्यादा है, जिसमें हम आपको कंप्लीट अगर हम कराए तो आपके कम से कम 2 से 3 घंटे का कंप्लीट लेक्चर बनेगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो हम सब आपके कवर कर रहे हैं जी। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इन पार्टों को लिखें तो इनफ रहता है, पूरा एक लॉन्ग आपका क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करते हैं कॉर्निस की। कॉर्निस रद्दा, कॉर्निस रद्दा या कॉर्निस। कॉर्निस कहां होता है? कॉर्निस होता है जो आपके पूरे भवन की सबसे ऊपरी छत होती है। पूरे भवन की जो ऊपरी छत होती है और उसकी छत के जो बाहरी दीवार का बाहरी हिस्सा होगा। ठीक है, कॉर्निस क्या होता है? जो आपका पूरा भवन है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कितने फ्लोर का है, ठीक है, तो जो सबसे ऊपर की छत होगी, ऊपर की छत के सेम जस्ट अपोजिट साइड में दीवार के बाहरी हिस्से में, दीवार के बाहरी हिस्से में एक या एक से अधिक रद्दे, हमने यहाँ पर एक रद्दे का बनाया है, यहाँ पर हमने एक रद्दे की बनाई है, यानी कि वो ऐसे एक रद्दे की निकाली है। आप क्या कर सकते हैं? एक रद्दा या एक से अधिक रद्दे का भी निकाल सकते हैं। जैसे एक रद्दा ये निकाला है, एक रद्दा हम इससे नीचे निकाल दिया, एक रद्दा ये निकाल दिया, तो यहां से स्टार्ट हुआ ये काम, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर ये एक या एक से अधिक रद्दे, ठीक है, दीवार के बाहरी हिस्से में जब निकाले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निस बोलते हैं। तो कॉर्निस देखिए क्या होता है? भवनों की छत, भवनों की ये छत है, सबसे ऊपर की छत, भवनों की छत तल पर बाहरी हिस्से में, भवनों की छत तल के बाहरी हिस्से में, बाहरी हिस्से में मौजूद दीवार की, मौजूद दीवार, भाई बाहरी हिस्से में दीवार ही तो मौजूद होगी, बाहरी हिस्से में मौजूद दीवार की बाहरी फलक चिनाई के एक या एक से अधिक, चिनाई के एक या एक से अधिक रद्दे क्रम से बढ़ा दिए जाते हैं। चिनाई के, जब हम चिनाई करते हैं तो हम एक या एक से अधिक रद्दे बढ़ा देते हैं, रद्दे बढ़ा दिए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कॉर्निस कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निस। जब हम चिनाई करते हैं तो हम एक दो रद्दे स्टेप बाय स्टेप बाहर की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये सुंदर दिखने के लिए बनाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निस कहते हैं। इसका फायदा देखो, इसका फायदा क्या होता है? अगर आप ऊपर क्या पैरापीटर कोपिंग नहीं बना रहे हैं, पैरापीटर कोपिंग नहीं बना रहे, यहीं पर ही छोड़ रहे हो ओपन, ऊपर आपने पैरापीट नहीं बनाया, ठीक है, और वैसे भी अगर पैरापीट ही बना दो, उसके नीचे भी अगर आप बना दो, तो इसका फायदा होता है कि जो बारिश का पानी होता है वो डायरेक्ट आपकी आउटर वॉल पर नहीं टकराएगा, तो आपकी दीवार नमी नहीं लेगी, आउटर वॉल पर नहीं टकराएगा। इसका ये फायदा भी है, और दूसरा फायदा सुंदर भी दिखने के लिए बनाते हैं। ठीक, अब हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट, मुंडेर। मुंडेर को हम क्या बोलते हैं? पैरापिट। मुंडेर को हम क्या बोलते हैं? पैरापिट। पैरापिट क्या होती है? जो सबसे ऊपर की छत होगी, आपके भवन की सबसे ऊपर की छत होगी, तो उस छत के बाहरी किनारों पर, उस छत के बाहरी किनारों पर हम कमर की ऊंचाई की वॉल बना देते हैं।
कमर की ऊंचाई की वॉल बना देते हैं। मैंने क्या बताया, जो आपके भवन की सबसे ऊपर की छत होगी, उस छत के बाहरी किनारों पर हम कमर की ऊंचाई की क्या बना देते हैं, वॉल बना देते हैं। और इस दीवार को ही क्या बोलते हैं, पैरापिट, मुंडेर बोलते हैं। यानी कि ये जो छत है ना, इस छत से लेके यहां तक का हिस्सा, इस छत से लेके यहां तक का हिस्सा आपका मुंडेर का होता है। मुंडेर पैरापिट, पैरापिट, तो इसको पैरापिट बोलते हैं। ऐसे ही आपको लिखना भी है, ऐसे आपको लिखना भी है। क्या लिखना है, भवन के सबसे ऊपरी हिस्से, भवन के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित छत के बाहरी किनारों पर, भवन के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित छत के बाहरी किनारों पर, छत के बाहरी किनारों पर कमर की ऊंचाई तक बनाई गई, कमर की ऊंचाई तक बनाई गई छोटी दीवारें, छोटी दीवारें क्या कहलाती है, मुंडेर कहलाती है। और ये हमेशा समतल छतों पर ही बनाई जाती है, ना कि ढालू छतों पर। ये ध्यान लिखना जरूरी होता है, इन्हें समतल छतों पर बनाया जाता है। ये पॉइंट लिख देना। कभी अगला सोचे कि मुंडेर बना रहा है, उसको ये तो बताना चाहिए था कि मुंडेर हमेशा समतल छतों पर ही बनती है, ढालू छतों पर नहीं बनती। ठीक है, तो ये बात हो गई थी इसकी। अब बात करते हैं हम शीर्षक। शीर्षक होता है आपका कोपिंग, शीर्षक होता है आपका कोपिंग, जो आपका मुंडेर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। मुंडेर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा, ठीक है, मुंडेर का सबसे ऊपरी हिस्सा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोपिंग बोलते हैं। और कोपिंग हम जो बनाते हैं, ये मैंने क्या बनाई है, इसके कोपिंग, इसको हमने क्या बनाई है, इसको बोलते हैं कोपिंग। कोपिंग का कार्य क्या होता है, कोपिंग का कार्य होता है आपका जो बारिश बुरिश का पानी होता है, उसको डायरेक्ट दीवार से ना टच होके जाए, वो डायरेक्ट नीचे चले जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोपिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये हमेशा क्या बनाई जाती है, ढालू बनाई जाती है। चाहे तो दोनों साइड को ढालू बना दो या एक साइड को ढालू बना दो, बनेगी ढालू, ऊपर से समतल नहीं होने की कोपिंग। कोपिंग ढालू बनाई जाती है, या तो एक साइड को ढालू बना दो या दोनों साइड को ढालू बना दो। तो कोपिंग देखिए कोपिंग क्या होता है, मुंडेर की ऊपरी रद्दा, मुंडेर की जो ऊपरी रद्दा होता है, मुंडेर का ऊपरी रद्दा कहाँ आना चाहिए था यहाँ पे, है ना, मुंडेर का ऊपरी रद्दा शीर्षक कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्षक, कोपिंग। भाई मुंडेर का जो सबसे ऊपरी रद्दा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोपिंग बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दीवार में प्रवेश करने वाले पानी को, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दीवार में प्रवेश करने वाले पानी को रोकना होता है। क्या होता है, पानी को रोकना होता है। इसकी सतह, इसकी ऊपरी सतह ढालू बनाई जाती है। कैसी, ढालू बनाई जाती है। इसकी ऊपरी सतह कैसी बनाई जाती है, ढालू बनाई जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये पार्ट थे जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे आपके किसी भी बिल्डिंग के, जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो मैंने सारे बता दिए। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे साथ ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग, अगर आप हमारे साथ बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं 3rd सेमेस्टर की, तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन पर जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने आपके लिए कोर्स बना रखा है बिल्डिंग ड्राइंग का, जहां से आप पूरी बिल्डिंग ड्राइंग कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू।